लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को पूरे करने के मकसद से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरा कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री का यहाँ पर सभा थी। प्रधानमंत्री ने मुरैना में सभा की, लेकिन यहाँ से उन्होंने जो संदेश दिया है वो भिंड, ग्वालियर और गुना की जनता को भी संदेश दिया है। यहाँ के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की है और साथ ही प्रधानमंत्री उन सीटों पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पर बीजेपी इस बार कमज़ोर महसूस कर रही है खुद को। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लगातार अब तक मध्य प्रदेश के 6 दौरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री इन 6 दौरों में करीब 12 जो लोकसभा की सीटें हैं वो कवर कर चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में न उतरने की बात कही जा रही थी। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं से बातचीत और रणनीति के तहत उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। वे चुनावी मैदान में उतर गए। इस प्रकार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में कदम रखा है। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद लोगों के समर्थन मिलने का दावा भी किया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और सभी की भावना यही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया है। जानकारों की माने तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी लड़ाई मानी जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, कन्नौज, न्यूज़ 24। एनसीपी शरद पवार गुट ने पुणे में आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। शरद पवार की मौजूदगी में जारी घोषणा पत्र को शपथ पत्र का नाम दिया गया है। इस शपथ पत्र में जो बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि इन 10 सालों में मतदाताओं के साथ ठगी हुई है। इन 10 सालों में किसानों की समस्या बढ़ी है, किसानों की आय घटी है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। इतना ही नहीं, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही कुछ वादे भी किए गए हैं। इस शपथ पत्र में वादा किया गया है कि सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की मांग रखेंगे। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की राय ली जाएगी और जातिगत जनगणना हर 5 साल में कराई जाएगी। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने अपना पहला फैसला सुनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो शिकायत कांग्रेस ने दी थी उसमें पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दिया है। पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई है। पीएम मोदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का काम किया। पीलीभीत में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील चुनाव आयोग का रुख किया और पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन की मांग की। लेकिन खबर अब ये है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया। ये सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे और उसे धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां, सबने जो है चुनाव आयोग में ढेर सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है, लेकिन उसका फैसला अभी कई मामलों में नहीं आ सका है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ शांतिव, न्यूज़ 24। राजस्थान में लोकसभा की 13 सीटें, 2,85,00,000 से भी ज्यादा मतदाता और 152 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। कल राजस्थान अपने दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की एक आखिरी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। इसी तरह बांसवाड़ा में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल राजकुमार रौत को अपना समर्थन दे दिया। आदिवासी पार्टी के ये नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने आखिरी वक्त में भी अपना नाम नहीं लिया। तो ऐसे में यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बेटे की किस्मत भी इस चरण पर दांव पे लगी हुई है।
कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। 2024 के लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में भी होना है और पश्चिम बंगाल के 3 सीटों में चुनाव हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा अहम मायने रखता है। पहले चरण में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, वही कुछ बिहार में हिंसा की गतिविधियां देखी गई थी और इस बार 3 जगहों पे जो चुनाव हो रहा है, दार्जिलिंग, रायगंज और बलूरघाट में चुनाव हो रहा है। इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पे तैनात किया गया है। सीआरपीएफ बलों की 299 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है और हिंसा की गतिविधियां न हो, इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। और कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का विशेष नजर है और वहीं पे पूरी तरह से सभी पोलिंग बूथों पे सीआरपीएफ बलों की आज से ही तैनाती कर दिया गया और सीआरपीएफ बल पूरे इलाके में तैनात है और जगह जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं कि लोग अपने घर से निकले और 26 अप्रैल को मतदान जाकर कर सके। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से तीनों जगहों पे जो चुनाव होना है, सीआरपीएफ के अतिरिक्त बलों की भी तैनाती किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। कल जम्मू लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17,80,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। कुल 2,416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। मुख्य तौर पर जो इस सीट पर मुकाबला है, वो है कांग्रेस और भाजपा के बीच। इससे पहले कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रमन बल्ला, वो बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर से हार चुके हैं। जुगल किशोर 2 बार इस सीट से जीत चुके हैं। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार भी जम्मू लोकसभा सीट से टिकट दी है। और तमाम मतदान केंद्रों में बेहद ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जाएगा। मकसद यही है कि चुनाव जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न हो। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीट के टिकट 1-2 दिन में तय हो सकते हैं, जबकि 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के टिकटों को अभी 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा सीट से मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में पार्टी जुटी हुई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 हलकों में प्रत्याशी तय करने को पार्टी की ओर से इन दिनों सर्वे करवाया जा रहा है। 1-2 दिन में सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पैनल बनाकर हाईकमान को भेजे जाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांगड़ा और हमीरपुर से संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया गया है। इसमें कुछ विधायकों के नाम भी शामिल है। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव के लिए सर्वे के आधार पर सामने आने वाले जिताऊ नेताओं के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें, प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होने हैं। चुनाव की अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। नासिक लोकसभा सीट को लेकर महायुति की तीनों पार्टियां अपना दावा वहां पर पेश कर रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कह रही है कि वो सीट हमारी है, हम ही वहां से लड़ेंगे। छगन भुजबल ने भले ही अपनी दावेदारी पीछे ले ली है, लेकिन एनसीपी अजित पवार कह रही है कि उस सीट से हम ही लड़ेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि वहां पर सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, इसलिए हम ही वहां से लड़ेंगे। ऐसे में अब बीड़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो है वो है पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे ने कहा है जनता से अपील करते हुए कि आप टेंशन ना ले, वहां से प्रीतम मुंडे चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन प्रीतम मुंडे की दावेदारी से अब एनसीपी और शिंदे गुट वहां टेंशन में आ चुका है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर लोकसभा सीट पर नामांकन भरने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है और इसके साथ ही हालांकि कई सारे जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने के साथ ही अब चुनावी मैदान में इस सीट के लिए खड़े हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो कश्मीर घाटी की इस महत्वपूर्ण श्रीनगर लोकसभा सीट पर त्रिकोणी माना जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी के बीच में। हालांकि सभी जो ये मुख्य तीनों पार्टियां हैं वो श्रीनगर की इस लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगा रहे हैं। यहाँ इंतजार यही रहेगा कि श्रीनगर की इस महत्वपूर्ण लोकसभा सीट से कौन विजयी होता है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बीती रात दिल्ली पुलिस उस वक्त सख्ते में आ गई जब उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली के हाईली सिक्योर्ड जोन इंडिया गेट के पास एक शख्स का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। बाकायदा इसके लिए 12 टीमें बनाई गई और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल एक आइसक्रीम विक्रेता की हत्या की गई थी जिसका नाम प्रभात बताया गया और प्रभात संगम विहार इलाके का रहने वाला है और इस शख्स की हत्या करने में अजय नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल अजय और प्रभात एक ही लड़की से प्यार करते थे और ये हत्या को अंजाम दिया गया लव ट्रायंगल के चलते। अजय ने प्रभात की हत्या की है और इस पर जो है पुलिस का कहना है कि अजय प्रभात के उस लड़की से बात करने से नाराज था। हालांकि इस मामले में जो पुलिस की तफ्तीश हुई है उसमें कहीं ना कहीं लड़की का रोल भी सामने आने की बात आ रही है, जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें समन कर तलब किया है। दरअसल पूरा मामला पिछले साल आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग से जुड़ा हुआ है और अभिनेत्री को 29 तारीख को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल फेयरप्ले नामक ऐप पर आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग की गई थी, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कथित तौर पर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने इस ऐप को प्रमोट किया था। इसी मामले में अभिनेता संजय दत्त को भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो साइबर सेल के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल से नई तारीख की मांग की। गौरतलब है कि संजय दत्त को 23 अप्रैल को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने उपस्थित होना था। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 28 मानकों को तैयार किया है, यानी 28 मानकों पे यात्रियों की चेक होगी। जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए निकलेंगे उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होंगी और तमाम व्यवस्थाएं इसलिए भी की गई है क्योंकि यात्रा के दौरान जो तमाम श्रद्धालु होते हैं उनका हेल्थ एक बड़ा मुद्दा रहता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जो 28 यानी जो एसओपी हेल्थ जारी किया गया है उसमें 28 मानकों में जांच होगी। यानी साफ तौर पे ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहले भी तैयारी की गई थी। इस बार यात्रा पर 50 ऐसे स्थान को स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां उनके ब्लड शुगर हो या तमाम बीपी, तमाम ऐसी जांच जो वहां हो पाएंगी। ये जो 50 स्थानों पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मी वहाँ तैयार की गई हैं। और ये जो एसओपी जो तैयार की गई है ये साफ तौर पे 11 भाषाओं में तैयार की गई है। यानी सीधे तौर पे यात्रा से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध तो होंगी, साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो इस बार उत्तराखंड के 50 केंद्रों पे देखने को मिलेगी, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को एक तरफ लोकसभा के चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी तरफ से यह खबर आ रही है कि दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुधवार यानी 24 अप्रैल को देर शाम चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आयोग ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान की प्रस्तावित तारीख यानी 26 अप्रैल पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने अभी तक चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने एलजी से अनुरोध किया है कि फाइल मुख्य सचिव को इस निर्देश के साथ लौटा दी जाए कि इसे शहरी विकास मंत्री के माध्यम से एलजी कार्यालय भेजा जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर पीठासीन अधिकारी के चुनाव को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है और जब तक ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तब तक क्या चुनाव होना संभव है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।